वह किसी तरह मैनेज कर रही थी, लेकिन उल्टे हाथ से खाना खाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। बेचारी काफी बुरी स्थिति में फंसी थी और मन ही मन रो रही थी। क्रिस उसे बार बार अपनी नीली निगाहों से देख रहा था। तभी अचानक ही हॉल में एक चर्र की आवाज गूंज गई। इस आवाज को सुनते ही सभी की आंखें क्रिस की तरफ गईं। जैसे ही उन्होंने देखा, सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। क्रिस ने एक झटके में अपनी पहनी हुई शर्ट को टुकड़ों में फाड़ दी और उसे फर्श पर फेंक दिया। अब क्रिस का गोरा बदन, जिस पर आशी के दिए हुए न जाने कितने लव बाइट थे, सबके सामने थे। इसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। क्रिस के गले और सीने पर सुबह के खूबसूरत पलों के निशान, जो आशी ने अपने नाखूनों से दिए थे, उसकी गोरी कागज जैसी स्क्रीन पर लाल स्याही की तरह चमक रहे थे। यह सब देखकर हर कोई आश्चर्य महसूस कर रहा था। क्रिस की इंग्लिश फेयर स्किन, मस्कुलर 8 पैक्स एब्स वाली बॉडी और आकर्षक व्यक्तित्व ने सबका ध्यान खींच लिया था। उसकी बॉडी के यह निशान उसकी और आशी के रोमांटिक पलों की गवाही दे रहे थे। क्रिस की बॉडी का यह हाल देखकर हॉल में बैठे सभी लोगों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। आशी की हालत तो ऐसी थी कि उसकी हैरानी और शर्म से आंखें बाहर आने को हो गईं। हॉल में मौजूद राहुल, ऐना, अथर्व, समर, नताशा, रॉकी, निक और गौरी, याना और राका सभी शर्म के मारे अपनी नजरें इधर उधर घुमा रहे थे। तभी ऐना इस ऑकवर्ड स्थिति को समझते हुए क्रिस से नॉर्मल टोन में बोली, क्या हुआ क्रिस, तुमने अचानक अपनी शर्ट क्यों निकाल दी? क्रिस ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, कुछ नहीं मॉम, मुझे अचानक बहुत गर्मी लग रही थी। तुम सभी लोग अपने खाने पर कंसंट्रेट करो। यह कहते हुए क्रिस के चेहरे के एक्सप्रेशन हमेशा की तरह कोल्ड ही थे। उसने चुपचाप अपने खाने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन आशी को यह बात समझ में आ गई थी कि क्रिस ने ऐसा क्यों किया था। अब उसे अपने बेशर्म पति की इस हरकत पर शर्म के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वह तुरंत उठकर वहां से भाग जाए। हाय रब्बा, कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। अब तो आशी से खाना भी नहीं खाया जा रहा था। तभी समर ने धीरे से अपने आप से कहा, भाई सच में यह क्रिस तो कोई और ही मिट्टी का बना है। हद है इन दोनों को। देखो, अपने प्राइवेट मोमेंट्स ऐसे लोगों के सामने दिखा रहे हैं। अखंड सिंगल लोगों के दिल पर छुरियां चल रही हैं। अरे कम से कम मुझ पर तो दया कर ली होती। क्या यह लोग यह दिखाना चाहते हैं कि यह हमसे बेहतर हैं क्योंकि इनके पास पार्टनर हैं? समर मन ही मन बड़बड़ा रहा था। हे कान्हा जी, आपने मेरी किस्मत किस कलम से लिखी है? आपके पास 16,108 रानियां थीं। इस खड़ूस साइको के पास भी इसकी रानी है। अरे कम से कम मुझ पर दया कर दो, मुझे एक नौकरानी ही दे दो, लेकिन ध्यान देना, वह इंग्लिश होनी चाहिए। यह सोचते हुए समर मन ही मन रो रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उधर निक दिल ही दिल में सोच रहा था, यह ब्रो की फायरफ्लाई कुछ ज्यादा ही वाइल्ड नहीं है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे किसी चूहिया ने मेरे ब्रो की पूरी बॉडी को काट ली है। दिखने में इतनी क्यूट लगती है, लेकिन हरकतें देखो गिलहरी की तरह है। ओ गॉड, मेरा ब्रो पता नहीं कैसे इसे झेलता होगा। अपनी इस फायरफ्लाई को, इसका नाम फायरफ्लाई नहीं बल्कि गिलहरी होना चाहिए था। निक ने धीरे से झुककर क्रिस से कहा, ब्रो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी फायरफ्लाई का नाम चेंज करके गिलहरी रख देना चाहिए? क्रिस, जो इस वक्त ठंडी और गंभीर निगाहों से निक को घूर रहा था, अपनी कर्कश आवाज में बोला, मुझे लगता है तुम्हें अपनी हेल्थ और स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए निक, ना कि इस बात पर कि बड़े क्या कर रहे हैं। समझ में आया? क्रिस की कठोर आवाज सुनकर निक चुप हो गया और उसने धीरे से अपना चेहरा नीचे कर लिया।
यह देखकर गौरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इधर रॉकी और नताशा एक दूसरे को तिरछी नजरों से देख रहे थे। रॉकी के चेहरे पर हल्की सी रौनक थी और उसकी आंखों में कोई शरारत झलक रही थी। नताशा रॉकी की इस हरकत से पहली बार ऐसा महसूस कर रही थी। ना जाने क्यों रॉकी के चेहरे को देखकर नताशा काफी अनकंफर्टेबल और घबराई हुई थी। वह इतनी परेशान थी कि खाना तक नहीं खा रही थी। उसके माथे पर पसीना बह रहा था और हाथ कांप रहे थे। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि टेबल के नीचे रॉकी जो उसके बगल में बैठा था कब से नताशा के हाथ को पकड़कर उसे तंग कर रहा था। रॉकी कभी उसकी कमर सहला रहा था, कभी उसकी थाई पर हाथ फेर रहा था, तो कभी उसकी उंगलियों को अपने हाथों के साथ इंटरविंड करके खेल रहा था। नताशा ने अपने धीरे सीधे हाथ से खाना खाने का नाटक किया, जबकि उसका उल्टा हाथ रॉकी ने पकड़ रखा था। वह बार बार हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रॉकी के तंग करने से उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। रॉकी अपनी इन हरकतों को करते हुए काफी खुश और मस्ती में लग रहा था। नताशा को तंग करना उसे अच्छा लग रहा था। आखिरकार नताशा फ्रस्ट्रेट होकर थोड़ा घबराते हुए धीमी आवाज में झुककर बोली, रॉकी, यह तुम क्या कर रहे हो? प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। रॉकी ने हल्की मुस्कान के साथ झुककर जवाब दिया, क्या हुआ माई वाइफी? मुझे अपना हाथ क्यों हटाना चाहिए? मैंने तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ा है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तुम देख नहीं रही क्रिश की बॉडी? उसकी वाइफ ने उसे कितने प्यारे लव बाइट दिए हैं। पता नहीं तुम मेरी बॉडी पर ऐसा हाल कब करोगी। मुझे पता है थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तब तक मैं तुम्हारा हाथ तो पकड़ ही सकता हूँ। आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतना हक तो मेरा बनता है। रॉकी की इन बातों को सुनकर नताशा गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। क्रिश और आशी की बात सुन तुम मत करो। क्रिश आशी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि उसे प्यार करता है। उसने उसे पत्नी मानने से कभी इनकार नहीं किया, बल्कि उसे अपना हक दिया है। वह उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे सिक्योर रखता है, उसकी केयर करता है। उसके अंदर अपनी वाइफ की बॉडी के लिए सिर्फ हवस नहीं है, बल्कि सच्चा प्यार है। वह अपनी वाइफ को छोड़कर दूसरी लड़कियों को किस नहीं करता। तुम्हारा कंपैरिजन उसके साथ कभी नहीं हो सकता। इसलिए यह फालतू का वाइफ और हस्बैंड वाला ड्रामा बंद कर दो। नताशा की बातों को सुनकर रॉकी को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने नताशा के हाथों को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ते हुए उसकी उंगलियों में अपनी उंगली मजबूती से दबाते हुए बोला, शट अप नताशा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं तुम्हें बस समझने की कोशिश करूंगा। तुम एक बार बेडरूम में आओ, मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। यह सुनकर नताशा को गुस्सा आ गया। उसने अपनी आंखें दिखाते हुए दांत पीसते हुए कहा, बेडरूम में आऊं, वह भी तुम्हारे साथ, ताकि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर सको, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सको, मेरी बॉडी के साथ अपनी हवस मिटा सको। कभी नहीं, मैं तुम्हारे पास अब नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, बल्कि मैं यहाँ से जाऊंगी और यह मेरा फैसला है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, देखते रह जाओगे, समझे? इन शब्दों को कहते हुए नताशा की आंखों में गुस्सा और अटल विश्वास था। यह देखकर रॉकी को गुस्सा आ गया। उसने अचानक अपनी पकड़ नताशा के हाथों पर और मजबूत कर दी, जिससे नताशा को अचानक अपने हाथों में बहुत दर्द हुआ और उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकली। नताशा की इस हर कहराती हुई आवाज को सुनकर सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया। तभी आशी ने परेशान होते हुए नताशा से पूछा, क्या हुआ नताशा, तुम ठीक तो हो? तुम चीखी क्यों?
आशी की बात सुनकर नताशा ने अपने दर्द को संभालते हुए अपने हाथ को रॉकी के हाथों में फ्री छोड़ दिया और आशी को बताते हुए कहा, वह कुछ नहीं, वह खाना गर्म है ना, तो मुंह जल गया था। यह सुनकर अथर्व नताशा को एक गिलास पानी उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, पानी पी ले नट्टू और संभाल कर खाओ। नताशा ने अपने दोनों होठों को दबाते हुए धीरे से हाँ में सर हिलाया और पानी थोड़ा सा उठाकर पी लिया। रॉकी ने अब तक नताशा के हाथों को नहीं छोड़ा था, जिससे नताशा को रॉकी पर गुस्सा आ रहा था। तभी सभी लोगों का खाना खत्म होने वाला था और अचानक कृष्ण ने अपनी कर्कश आवाज में नताशा की तरफ देखते हुए कहा, नताशा, आई होप कि तुम्हें मालूम होगा कि कल तुमने जो हरकत की वह माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम अचानक इस तरह अपनी जान पर खेलकर जंगल में क्यों दौड़ी थी? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी वजह से यहाँ आसपास सभी लोगों को कितनी परेशानी हुई थी? इनफैक्ट तुम्हारे कारण जंगल में वाइल्ड एनिमल को भी परेशानी हुई थी, क्योंकि तुम्हारे पीछे पीछे हमें अपनी सभी बॉडीगार्ड्स को जंगल में भेजना पड़ा, जिसके कारण वहां एक बॉडीगार्ड शेर का शिकार बन गया और दूसरा काफी बुरी तरह घायल है। क्या तुम बता सकती हो इसका हिसाब कौन देगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्या तुम्हें मालूम है तुमने जो किया है इसके बदले तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिल सकती है? कृष की बात सुनकर उसके चेहरे के भाव काफी कठोर थे। यह सुनकर हॉल में बैठे लगभग सभी लोग घबरा गए और नताशा के माथे से पसीना बहने लगा। तभी आशी ने कृष के गुस्से को समझते हुए बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, साइको, दरअसल नताशा जिससे पूछा जाए वही बोले तो बेहतर होगा। मुझे बीच में बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझी फायरफ्लाई? कहते हुए कृष्ण ने अपनी नीली नजरों से आशी को घूरा और कृष्ण की कठोर आवाज सुनकर आशी ने घबराते हुए अपनी नजरें नीचे कर ली। लेकिन उसे नताशा के लिए डर भी लग रहा था। तभी अथर्व धीरे से कृष्ण की तरफ देखते हुए बोला, कृष्ण, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। दरअसल मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अभी अभी जो बात कही है तुमने भी बहुत क्लियर सुना होगा कि मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि जब मैं बात करूं तो कोई बीच में बोले। जिससे सवाल पूछा जाए वही जवाब दे तो बेहतर होगा। तुम्हारी बारी आने पर तुम्हें भी बोलने का मौका मिलेगा। शांति से बैठे रहो। कहते हुए कृष की गरजती हुई आवाज एक बार फिर हॉल में गूंज गई, जिसे सुनकर अथर्व भी शांत हो गया और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। तभी कृष अपनी ठंडी निगाहों से नताशा की तरफ देखते हुए बोला, नताशा, धीरे बैठो, सीधे बैठो, अपने दोनों हाथ टेबल पर रखो और बताओ क्यों गई थी तुम जंगल में? कहते हुए कृष्ण ने नताशा को आदेश दिया। यह सुनकर नताशा ने झटके से अपना हाथ रॉकी से छुड़ाया और रॉकी की पकड़ भी उस पर ढीली थी। उसका हाथ तुरंत ही रॉकी के हाथों से छूट गया। अब नताशा अपने दोनों हाथों को टेबल पर रखकर ठंडी सांस लेते हुए बोली, आई एम सॉरी कृष, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और उसके बदले में अगर तुम मुझे कोई सजा देना चाहते हो तो मुझे मंजूर है, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। पर सच कहती हूँ, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। उस वक्त मेरी मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं वापस नीदरलैंड जाना चाहती हूँ हमेशा के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया है और मुझे लगता है कि अब हम लोगों का यहाँ से जाना ठीक है। नताशा की इस बात को सुनकर हॉल में बैठे सभी लोग हैरान रह गए, खास तौर से रॉकी, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि नताशा अभी भी अपनी बातों पर कायम है, क्योंकि उसने रात को ही नताशा को बहुत बुरी तरह से धमकी दी थी। लेकिन
इसके बावजूद नताशा में इतनी हिम्मत आ गई कि वह क्रिश के सामने अपनी बात कह सके। लेकिन क्रिश नताशा के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, क्या तुम श्योर हो कि तुम यहाँ से जाने के बाद खुश रह पाओगी? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि मेरे पास इससे भी बेहतर ऑप्शन है तो? और क्रिश की इस बात को सुनकर नताशा, अथर्व, आशी और हॉल में बैठे सभी लोग कंफ्यूजन से क्रिश की तरफ देखने लगे। तभी अथर्व ने हैरानी से क्रिश से पूछा, इससे भी बेहतर ऑप्शन तुम कहना क्या चाहते हो क्रिश? साफ साफ बताओ, हमें समझ नहीं आ रहा। साफ साफ ही बता रहा हूँ, नताशा इस घर की बहू है। जबरदस्ती या अनचाहे ही सही, पर उसकी शादी हो चुकी है और अब वह डेविडसन फैमिली की मेंबर है। हाँ, यह अलग बात है कि इस शादी को लेकर शायद इन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। तुम लोगों को याद होगा, मैंने नताशा और रॉकी को 1 महीने का वक्त दिया था अपनी फ्यूचर डिसाइड करने के लिए कि वह इस शादी में रहना चाहते हैं या नहीं, और वह टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन दोनों इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो वादे के हिसाब से मेरे पास सेकंड ऑप्शन है जो शायद फर्स्ट ऑप्शन से बेहतर है। इससे डेविडसन फैमिली और सिंघानिया फैमिली को काफी फायदा होगा। जैसा कि तुम लोग जानते हो, डेविडसन फैमिली और सिंघानिया फैमिली की सालों से दोस्ती है। उनके रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं और अगर यह शादी ब्रेक होती है तो दोनों की रिलेशनशिप पर इफेक्ट होगा, जो कि मैं नहीं चाहता। और इसलिए मैंने फैसला लिया है कि हम लोग नताशा की शादी करवाएंगे। और यह सुनते ही वहां हॉल में बैठे लगभग सभी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा। सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं, खास तौर से रॉकी और नताशा। अब अथर्व से अचानक अपनी जगह से खड़ा हुआ और क्रिश की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, व्हाट? तुम यह क्या कह रहे हो क्रिश? तुम्हें मेरी बहन की जिंदगी कोई मजाक लगती है क्या? अगर उसकी एक शादी अनसक्सेसफुल हो रही तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे दूसरी शादी में जबरदस्ती बांध दिया जाए। इंसान है, कोई खिलौना नहीं जो उसे कहीं भी किसी के भी गले में बांध दिया जाए। मुझे यह फैसला मंजूर नहीं है। मेरी बहन नताशा के लिए क्या सही है और क्या गलत, यह मैं खुद देख लूंगा। तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अथर्व के चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। उसकी बात सुनकर कृष्ण ने उसे अपनी ठंडी कठोर नीली नजरों से घूरते हुए लगभग गरजती हुई आवाज में कहा, आवाज नीचे। किंग के किंगडम में कोई उससे ऊंची आवाज में बात करे, यह बात किंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, चाहे वह कोई भी हो। तुम्हें यहाँ बोलने का मौका दिया जाएगा, यह तुम्हारे लिए काफी है, लेकिन अपनी औकात मत भूलना। तुम भी बोलने से पहले यह सोच लेना कि तुम किससे बात कर रहे हो। शांति से बैठो, तुम्हें अपनी बात कहने का मौका भी मिलेगा और फैसला लेने का भी, लेकिन किंग की बात पूरी होने के बाद। क्रिश की आवाज इतनी ठंडी और तीखी थी कि अथर्व का गुस्सा पल भर में दब गया। वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। अब कृष्ण ने हॉल में बैठे सभी लोगों की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे पता है कि आप सभी को मेरा यह फैसला अजीब लग रहा होगा, लेकिन भरोसा रखिए, अगर मैंने यह फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर लिया है। अथर्व, एक बार अपने ठंडे दिमाग से सोचो। मैं मानता हूं कि तुम नताशा के भाई हो और तुम्हें पूरा हक है अपनी बहन की जिंदगी का फैसला लेने का, लेकिन एक बार उसकी जिंदगी के बारे में सोच कर देखो। तुम लोग भारतीय हो और तुम्हारी बहन के ऊपर एक शादीशुदा होने का टैग लग चुका है। तुम समझ सकते हो कि यह टैग उसकी लाइफ को कितना मुश्किल बना सकता है। अगर वह यहाँ से चली जाती है तो उसकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा कठिन हो सकती है।
यह बात तुम और मैं जानते हैं कि यह शादी किन परिस्थितियों में हुई थी, लेकिन इस सच्चाई को तुम पब्लिक या अपनी फैमिली को नहीं समझा सकते। इस बात का सीधा असर नताशा की जिंदगी पर पड़ेगा। वैसे भी उसकी जिंदगी कितनी बर्बाद होनी थी, हो चुकी है, लेकिन अगर तुमने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया तो उसकी जिंदगी और भी बुरी तरह से बर्बाद हो सकती है। और सच तो यह है कि उसे आज नहीं तो कल किसी न किसी से शादी करनी ही होगी। मैं जिस लड़के के साथ उसकी शादी करने जा का फैसला लिया है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें उस लड़के से कोई समस्या नहीं होगी। वह तुम्हारी बहन को बहुत सारी खुशियां देगा जो वह डिजर्व करती है। लाइफ में एक सही पार्टनर होना बहुत जरूरी है, जो हमें सपोर्ट करे, समझे और प्यार करे। यह बात मैंने फायरफ्लाई से सीखी है कि एक लड़की के लिए उसका पति कितना मायने रखता है। आगे चलकर तुम्हारी बहन किसी अनजान इंसान से शादी करे और फिर उसे तकलीफ उठानी पड़े, उससे बेहतर है कि तुम अभी उसका रिश्ता एक ऐसे इंसान के साथ तय करो जो उसे समझे और उसका ख्याल रखे। मेरे पास एक बहुत अच्छा विकल्प है। जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लो, लेकिन इससे पहले मुझे तुमसे डैड और समर से बात करनी है। मेरे साथ चलो। यह कहते हुए क्रिश अपनी जगह से खड़ा हुआ और साइड में चला गया। जैसे ही क्रिश खड़ा हुआ, बटलर उसके लिए कपड़े लेकर हाजिर हो गया। क्रिश ने अपनी शर्ट पहनते हुए गंभीरता से कहा। अथर्व भी अब क्रिश की बात समझने लगा था। वह चुपचाप अपनी जगह से उठा और राहुल और समर भी अपनी कुर्सियों से खड़े होकर क्रिश के पीछे चल दिए। अब क्रिश, अथर्व, समर और राहुल चारों किसी गंभीर बातचीत में लगे हुए थे। क्रिश के शब्दों ने तीनों को हैरान कर दिया। क्रिश का चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में ठंडापन झलक रहा था। अथर्व के माथे से पसीना बह रहा था और समर भी परेशान नजर आ रहा था, लेकिन राहुल की आंखों में एक भरोसा था। वह पूरी गंभीरता से क्रिश की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ नताशा अपने हाथों को समझते हुए बेहद परेशान थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। तभी रॉकी ने उसकी जांघ पर हाथ रखते हुए उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, नताशा, तुम्हें क्या जरूरत थी क्रिश से यह कहने की कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो? मैंने तुम्हें कल समझाया था ना, एक बार में समझ में नहीं आता। लगता है तुम्हें सीधी बातें समझ में नहीं आती। खैर, तुम्हें बाद में देख लूंगा। और यह रोने का नाटक बंद करो, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। क्रिश चाहे जो भी फैसला ले, मैं उसके फैसले को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। तुम मेरी हो और मैं देखता हूं कि तुम्हें मुझसे दूर कौन करता है। रॉकी की आवाज में गुस्सा था। उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। लेकिन तभी नताशा ने अपनी भरी हुई आंखों से रॉकी की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? तुम ही तो चाहते थे कि हमारा रिश्ता खत्म हो जाए। मुझे एक कारण दो, तुम मुझे क्यों चाहते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? नताशा की इस बात पर रॉकी का हाथ अचानक उसकी जांघ से हट गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा असमंजस और बेचैनी आ गई। उसे खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं पता था कि वह नताशा के साथ क्यों रहना चाहता है। नताशा उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन रॉकी के चेहरे की उलझन को देखकर उसके दिल में गहरा दर्द हुआ। उसने अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए कहा, जवाब नहीं है ना? कहां से होगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग ही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जिद हूं जिसे तुम पूरा करना चाहते हो। और नताशा की इस बात को सुनकर रॉकी ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को फिर से डार्क करते हुए उसकी तरफ घूर कर देखा और धीरे से बोला,
जिद ही सही, लेकिन तुम मेरी हो। रीजन चाहिए तुम्हें तो सुनो, तुम मेरी वाइफ हो। क्या यह रीजन काफी नहीं है हमारे साथ रहने के लिए? यह सुनकर नताशा ने अपनी आंखों में आंसू लिए, उसकी तरफ देखा और फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारी नजरों में तो वह शादी कभी थी ही नहीं, तो मैं तुम्हारी वाइफ कब से बन गई? इन शब्दों के साथ नताशा की आंखों से आंसू बहने लगे। रॉकी जैसे ही कुछ बोलने वाला था, तभी आशी उसके पास आई और उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए शांत स्वर में बोली, शांत हो जाओ नताशा, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। यह जिंदगी तुम्हारी है और तुम पर कोई भी किसी भी रिश्ते के लिए दबाव नहीं डाल सकता। मैं खुद साइको से बात करूंगी और उसे समझाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे उससे लड़ना ही क्यों ना पड़े। अगर वह किंग है तो मैं भी कोई क्वीन हूं। मैं देखती हूं कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई तुम पर जबरदस्ती कैसे कर सकता है। अगर तुम यह शादी नहीं करना चाहती तो नहीं होगी, मुझ पर भरोसा रखो। यह कहते हुए आशी की आंखों में गुस्से के साथ साथ आत्मविश्वास झलक रहा था। उसकी बात सुनकर नताशा ने अपनी भरी हुई आंखों से आशी को देखा। उसी वक्त अथर्व, समर और राहुल भी हॉल में वापस आ गए। अब सब लोग डाइनिंग टेबल से उठकर सोफे की तरफ आ गए, जहां पर क्रिश हमेशा की तरह अपने किंग साइज सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर किसी राजा की तरह बैठा था। आशी उसके ठीक बगल में छोटे से एक सोफे पर बैठी थी। दोनों सोफों का डिजाइन बिल्कुल एक जैसा था और इतना बड़ा था कि आशी जैसी 3 लड़कियां उस पर बैठ सकती थी। यह सोफा सेट किंग और क्वीन के लिए कस्टम डिजाइन किया गया था और उस पर सिर्फ आशी को बैठने की अनुमति थी। यह डिजाइन डेविडसन सोफों का सटीक प्रतिरूप था। सोफों का हेड किसी ड्रैगन क्राउन की तरह बना हुआ था, जिसमें एक ड्रैगन अपना मुंह खोलकर बैठा था। ड्रैगन के बीचों बीच किंग और क्वीन की उपस्थिति को दर्शाने के लिए इन सोफों को विशेष रूप से बनाया गया था। क्रिश के दोनों हाथ उसके सोफे के एड्रेस पर फैले हुए थे और वह किसी राजा की तरह वहां बैठा हुआ था। क्रिस के सोफे के ठीक सामने बड़े से सोफे पर राहुल और समर एक साथ बैठे थे। बाकी के फैमिली मेंबर्स दूसरी साइड के 7 सीटर सोफे पर बैठे थे। अब क्रिश ने एक बार फिर बोलना शुरू किया, कुछ भी कहने से पहले मैं आप सबके लिए एक विशेष घोषणा करना चाहता हूं। मैंने और डैड ने मिलकर एक खास फैसला लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समर दीवान, जिसे डैड ने हमेशा अपने बेटे की तरह पाला है, वह फिलहाल हमारी फैमिली का सदस्य है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वह हमारी फैमिली का लीगल मेंबर बने और इसके लिए हमने यह फैसला लिया है कि समर दीवान को डैड यानी राहुल दीवान अपने लीगल बेटे के तौर पर गोद लेंगे, और यह भी लीगल तौर पर क्योंकि राहुल दीवान के नाम के साथ डेविडसन खानदान का नाम जुड़ा है। इस हिसाब से समर अब डेविडसन फैमिली का लीगल मेंबर होगा और उसे दुनिया समर डेविडसन के नाम से जानेगी। डेविडसन फैमिली का चौथा बेटा और इसके साथ ही समर डेविडसन को डेविडसन फैमिली के सारे अधिकार मिलेंगे। उसकी प्रतिष्ठा हमारे बराबर होगी। जितना हक इस खानदान में निक, रॉकी और मेरा है, उतना ही हक समर का भी होगा। डैड की प्रॉपर्टी का 25% हिस्सा समर के नाम होगा। उसके अलावा मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से 30% शेयर समर को गिफ्ट देना चाहता हूं। इस हिसाब से समर के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी। क्या मैं सही हूं डैड? कहते हुए क्रिस राहुल की तरफ देखता है। क्रिश की बात सुनकर राहुल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने क्रिश की तरफ गर्व से देखते हुए सभी से कहा, यस, बिल्कुल सही कहा मेरे बेटे। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे गर्व है
कि तुमने यह फैसला लिया। सच कहूं तो यह फैसला मैं बहुत पहले लेना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि तुम लोगों से बात कैसे करूं। पर फाइनली आज यह डिसाइड हो चुका है। आज से समर मेरा बेटा है, समर दीवान डेविडसन। और मुझे उम्मीद है कि ऐना को भी इससे कोई समस्या नहीं होगी। कहते हुए राहुल ने ऐना की तरफ देखा। राहुल की बात सुनकर ऐना मुस्कुराई और बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। पहले मेरे 3 बेटे थे, अब 4 हो जाएंगे। मुझे इससे क्या समस्या हो सकती है। यह फैसला बहुत अच्छा है। समर मेरा अच्छा बेटा बनेगा। यह कहते हुए ऐना ने मुस्कुराकर समर के सिर पर हाथ फेरा। समर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने ऐना को गले लगा लिया। इस फैसले के बाद हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। आशी ने मुस्कुराकर समर को हाँ में सर हिलाया और समर ने अपनी जीभ निकालकर उसे चिढ़ाया। यह देखकर आशी की आंखें स्नेह से भर गईं। तभी निक ने समर की पीठ पर हल्के से पंच मारते हुए कहा, वेलकम टू आवर फैमिली ब्रदर। समर ने मुस्कुराते हुए निक की पीठ थपथपाई। तभी कृष्ण ने अपनी ठंडी और गंभीर आवाज में सब की ओर देखते हुए कहा, इसके अलावा हमारे पास एक और सरप्राइज है। हमने यह फैसला किया है कि नताशा की शादी समर से होगी। यह सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कृष्ण ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, क्योंकि समर नताशा को अच्छी तरह समझता है और जानता है। मैंने देखा है कि उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि वे दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। कृष की यह बात सुनकर ऐना गुस्से में अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, कृष तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा। तुम्हारा पहला फैसला तो अच्छा था, क्योंकि उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुम्हारा दूसरा फैसला मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अरे नताशा रॉकी की पत्नी है और वह शादी करके इसी घर में हमारी फैमिली के दूसरे बेटे के साथ रहेगी। यह कहाँ तक सही है। मैं मानती हूँ कि समर बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन नताशा को मैंने हमेशा से रॉकी के लिए पसंद किया था। मुझे लगता है कि तुम्हारा यह फैसला सही नहीं है। इससे फैमिली में आगे चलकर दरार पड़ सकती है। ऐना की बात सुनकर कृष्ण ने अपनी ठंडी आवाज में जवाब दिया, इसमें समस्या क्या है मॉम। आप जिस शादी की बात कर रही हैं उसे आपका बेटा यानी रॉकी स्वीकार नहीं कर रहा और नताशा यहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि उनका रिश्ता लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में अगर नताशा यहाँ से गई तो यह तय है कि उसकी लाइफ में कोई और आएगा। मैं जानता हूँ कि नताशा बहुत अच्छी लड़की है। वह इस घर की बहू है और मैं चाहता हूँ कि इस घर की बहू यही रहे। जहां तक रॉकी और नताशा के रिश्ते की बात है, हम दोनों यह बात जानते हैं कि उनके बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इनफैक्ट उनकी शादी लीगल भी नहीं है। सिर्फ इंडियन वेडिंग करने से वह पति पत्नी नहीं बन जाते। लीगल तौर पर वे दोनों पति पत्नी हैं ही नहीं। और जहां तक नताशा की बात है, तो समर से अच्छा लड़का उसके लिए कोई नहीं हो सकता। कृष्ण ने नताशा की तरफ देखते हुए कहा, नताशा तुम ऐसा मत समझना कि हम तुम पर कोई दबाव डाल रहे हैं। भले ही हमने यह फैसला लिया है, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। यह तुम्हारी जिंदगी है। बड़े होने के नाते हम तुम्हारे लिए जो सही लगता है वही कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें जो भी फैसला लेना है तुम स्वतंत्र हो। बोलो तुम्हें क्या करना है इस बारे में। क्रिस की बात सुनकर नताशा, जो अपनी आंखों में आंसू संभालने की कोशिश कर रही थी, ने एक नजर रॉकी की तरफ देखा। रॉकी क्रिस की बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वह किसी तरह अपने गुस्से को नियंत्रित करके बैठा था। अचानक वह गुस्से में खड़ा हो गया और क्रिस की ओर लगभग गरजते हुए बोला, क्या नताशा और समर की शादी हो जाएगी या फिर लौट
आएगी नताशा रॉकी के पास। क्या नताशा सही फैसला ले पाएगी अपनी जिंदगी का, या फिर आगे नताशा की लाइफ में आने वाली है कोई बड़ी अनहोनी। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल DL हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना कीमती